No, sir. No, he asked you 2-3 times. अरे Let us listen what he wants to सर say. इनको इतिहास बहुत पता है। ये इतना बता दें, रामलाल जी ने आंध्र प्रदेश में क्या किया था, ये देखो, हंसराज भारद्वाज जी ने कर्नाटक में क्या किया था, अरे मैं बोल रहा हूँ आज की बात, रमेश भंडारी जी ने मैं कह रहा हूँ उत्तर प्रदेश में आज क्या की किया बात, था, आपकी करतूत, और बाद में आपके नेता की करतूत में बात कर रहा हूँ। तुमने वो कर्नाटक किया हाईकोर्ट पीछे, और कितने दिन रामाराव जी बोलेंगे? जो आए थे कितने दिन यही परेड बोलते करने, जाएंगे? उनके बारे में बताएंगे तो ये देश के लोकतंत्र के लिए अच्छा रहेगा। सर, ये कितने दिन ये बोलते बोलते फिरेंगे? और गवर्नर हैज नो पावर टू इंटरफियर विद द इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ए प्रोविंशियल मिनिस्ट्री स्टेट में। सर, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल हर जगह राज्यपालों ने कैबिनेट से पारित भाषणों से इनकार किया है। क्या साहब आप क्या आपने कभी ऐसा इनकार करते हैं? गवर्नमेंट का कोई स्टेटमेंट है, उन्होंने पढ़ने दी है हमने। अभिभाषण भी जो होता है प्रेसिडेंट का, वो पढ़ते हैं, हमको मालूम है उसके पीछे किसका हाथ है, कौन किसने बोला, क्या क्या आपने कहा, वही लिखते हैं। सर, मैं जिक्र करना चाहता हूं कि कर्नाटक विधानसभा से पारित हेट स्पीच बिल, जो सद्भाव की दिशा में एक बड़ा अहम बिल था, उसे रोक दिया गया। और भारतीय संविधान ने लोगों को अवसर की समानता से लेकर जीविका अधिकार दिया। आरएसएस बीजेपी के मन में बराबरी की बात कभी नहीं है। उनकी सोच अमीरों और अमीर बनाना और गरीब को और गरीब बनाना। वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2026 के अनुसार भारत में टॉप 1% के पास देश की लगभग 40% संपत्ति है। टोटल वेल्थ सिमट चुकी। और टॉप 10% 2/3 यानी 65% है हाउस होल्ड असेट्स के मालिक। और मैं कहूँगा इनकम के स्तर पर भी टॉप 10% के अकेले 58% नेशनल इनकम ले जा रहा है, जबकि बॉटम 50% सिर्फ 15% पे छोड़ दिया गया। 50% लोग, सिर्फ 15% असेट उनके पास है। क्या इस इनइक्वालिटी को आप दूर करने में लगे हैं? हमारे को बोले गरीबी हटाओ, आपने क्या किया, आवास क्या किया। मेरे को बताइए, ये तो मेरा रिपोर्ट नहीं है, ये तो आप अभी रिपोर्ट करते ना, मोदी जी का वर्ल्ड इकोनॉमिक रिपोर्ट, वो रिपोर्ट पढ़े आप। मैं पढ़ रहा हूँ वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट। हाँ, पढ़ो। तो आपकी ग्रोथ की सोच पसंदीदा चुनिंदा पूंजियों के लिए मेहनतकश लोगों की दिक्कतों से आपका कोई मतलब नहीं। यही आपका विकसित भारत है और यही आपकी सोच है। सभापति जी, जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उस दौरान रुपए की गिरावट की तुलना तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की उम्र से किया तो आपकी उनकी उम्र कितनी है, उतना मनी वैल्यू है। ऐसा विडंबना करके आपने उनको इंसल्ट करके बात करते थे जब आप चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात थे। आज मैं पूछना चाहता हूं कि ये है मोदी जी की उम्र को बहुत पहले पार कर, आज की जो 92 रुपीज है, ये तो मोदी जी के उम्र को पार करके चले गई। नहीं साहब, ये तो पार करके चले गई। और उस वक्त तो आप मनमोहन सिंह की बात करते थे, और इसीलिए और उस वक्त ये भी आप कहते थे
कि इतिहास के पहली बार $1.92 का हो गया है, पर मोदी जी को देश की इज्जत की कोई चिंता नहीं है। उस वक्त चिंता थी क्योंकि वो अपोजिशन में थे, उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे, तो देश की इज्जत के बारे में बात करते। वे कहाँ गए अभी? तो ये मैं आपसे बताना चाहता हूं कि एक तरफ सभापति जी, नौजवानों की पीड़ा से इस सरकार को कोई मतलब नहीं। उनकी पीड़ा कम करने का सबसे आसान रास्ता ये था कि सरकारी वैकेंसी तो कम से कम भरे, लेकिन आज केंद्र सरकार में 9.7 लाख से अधिक पद खाली है। ये उन्हीं का प्रश्न का उत्तर है। और पब्लिक सेक्टर्स, पुलिस आदि मिलाकर करीब 50 लाख से भी ज्यादा हर स्टेट में मिलाकर इतने वैकेंसीज है। एम्स, मेडिकल संस्थानों में ये सभी आंगनबाड़ी से लेकर सभी योजनाओं में 50 लाख के ऊपर होते हैं। तो नोटबंदी, लॉकडाउन, बुलेट ट्रेन चलना, काला धन वापिस लाना, 2 करोड़ नौकरियां देना, ये सब जुमले कहाँ गए साहब? कहाँ है ये सब? खूब अभी भी उसको भुलाने के लिए आप बहुत कोशिश करते हैं, लोग भूलते नहीं। और अगर मैं नोटबंदी में अगर एसएस नहीं पाऊंगा तो विजय चौक पे मुझे फांसी लगाओ। हाँ, इसी चौराहे पर फांसी लगाओ। जब नोटबंदी हो गई उस वक्त भी यही बोले, काला धन का यही बोले, 2 करोड़ नौकरी का भी यही बोले। कितने झूठ बोलते हो, कितने असत्य बातें करते हो। कोई, हमको तो शर्म आता है, अब आपको आता नहीं, मैं कैसा? हाँ सर, दूसरी चीज, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने एक ही वर्ष में 1.3 लाख किलोग्राम ड्रग्स जब्त किए। पिछले 5 वर्षों में हाई वैल्यू ड्रग सीजर्स का 65% केवल गुजरात के बंदरगाहों से ही हुआ। कहां से हुआ? गुजरात के बंदरगाह। वहां कौन रहते हैं? कौन रहते हैं? मोदी साहब, उनका एरिया है। और वो कौन है? होम मिनिस्टर कौन है? शाह साहब है। अरे ये गांधी जी का प्लेस है, गांधी जी की जगह है, उस जगह और आप बड़े अपने आप को पावरफुल समझते हो। कहां गई आपकी मर्दानगी? कहां गई? आप रोक नहीं सकते नारकोटिक का, आप रोक नहीं सकते निशाबंदी को। आप शाकाहारी की बात करते हैं, लोगों को निशा का इधर ढोस देते हो। सर, प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी के गृह राज्य में इतनी बड़ी मात्रा में नशीले पदार्थ पहुंच रहे हैं, ये किसके पोर्ट से? ये किसके पोर्ट से? अरे ये अदानी के पोर्ट से आते हैं। और ये लोग अदानी के पोर्ट से आते हैं, आपको कंट्रोल नहीं कर सकते उसको, तो रोज आपके पास फ्री रहता है आजू बाजू में। तो ये आपका चाल और चलन है, आपकी नीति है। तो मैं आपसे यही करूंगा सर, अब युवाओं का बेहतर भविष्य के लिए जोखिम भरे रास्ते से अमेरिका, कनाडा और यूरोप तक जाते हैं, वो मारे मारे फिरते हैं। आप लोग हजारों नौजवानों को इजराइल जैसे एक्टिव वार जोन में फिलिस्तीन मजदूरों की जगह काम करने के लिए भेजते हो। सर, आज मैं प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं, थ्रो नड्डा साहब, क्योंकि वो यहाँ नहीं है, तो एक्टिव वार जोन में मजदूरी के लिए अपने नौजवानों को भेजना, क्या आप भारत का सम्मान बढ़ा रहे हो? इससे सम्मान बढ़ता है आपका?
विश्व गुरु। अरे गुरु, कम से कम तेरे लोगों को नौकरी तो दो, एक दिन का खाना तो दो, सर पे छत तो दो, कुछ तो करो। लेकिन आप सबको टीका करने में लगे हो और दुनिया में फिरते रहते हो। आज यूपीए सरकार ने मनरेगा को अधिकार आधारित बनाया था, तो जिसमें मांग पर करोड़ों मजदूरों को कानूनी गारंटी मिली थी। इसका सबसे बड़ा फायदा महिलाओं को हुआ और डॉक्टर मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी जी ने गरीब श्रमिकों को गरिमा और आजीविका सुरक्षा देने वाला सेफ्टी नेट तैयार किया। ग्राम सभाओं के क्रियान्वयन में शामिल किया गया फंड एलोकेशन जनता की जरूरत के हिसाब से सुनिश्चित किया जा रहा है। लेकिन आज एनडीए सरकार डिमांड बेस्ड से एलोकेशन ड्राइवन बना रही है और फंडिंग पैटर्न में बदलाव हुआ। 10% राज्य का, 90% केंद्र सरकार का था, लेकिन आज 60% केंद्र का, 40% के स्टेट का। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, क्या स्टेट के लिए ये ठीक है? क्या स्टेट इसको करेगा? तो ये है इनका कि स्टेट वाले के पास उतनी शक्ति नहीं है, तो खास करके हिमाचल में तो कुछ भी शक्ति नहीं है क्योंकि वहाँ पर रेवेन्यू नहीं मिलता। उत्तराखंड जैसे और गरीब, जितने भी गरीब स्टेट्स है वहाँ पर मिलना मुश्किल है, लेकिन इन्होंने ठोक दिए 40% आप दो, क्योंकि वो 40% देंगे नहीं, 60% छोड़ेंगे नहीं यहाँ से। तो इसीलिए मैं आपको ये निवेदन करना चाहता हूँ, जो मनरेगा का एक्ट है उसी को रहने दो। अगर आप नया एक्ट लगाएंगे तो मैं समझता हूँ ये मजदूरों के खिलाफ है, गरीबों के खिलाफ है, किसान मजदूर के खिलाफ है, महिलाओं के खिलाफ है। ये मेरा कहना है और ये राइट टू वर्क छीन ले रहे हैं आप। इसीलिए मैं आपसे ये आपके सामने ये बातें रख रहा हूँ। और मनरेगा का मूल स्वरूप भी आपने बदल डाला। हमारी मांग है कि गांधी जी के नाम पर तो कम से कम राइट टू वर्क फिर से बहाल होने दो। हाल के महीनों में सरकार ने लेबर कोड को जोर शोर से प्रचार किया। आप लेबर मिनिस्टर भी थे। ये सच है जो आपने लाया लेबर कोड? मानते हैं? दिल से बोलिए। तो नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? वही कि मजदूरों के खिलाफ बोलेंगे? सर, सच्चाई ये है, आजादी से पहले और आजादी के बाद बने वे सभी श्रम कानून जो मजदूरों के भविष्य की गारंटी थे, आपने अपने चंद कॉरपोरेट मित्रों को लाभ पहुंचाने के लिए उस कानून को, लेबर कानून को खत्म कर रहे हैं। और छठवीं सीमा 100 से बढ़ाकर 300 कर्मचारियों कर देने से भारत की 80% से अधिक फैक्ट्रियां अब बिना सरकारी अनुमति कर्मचारियों को निकाल सकती है। और पहले ज़्यादा लेबर इंटेंसिव काम था, लेकिन हमारे पास मशीनें ज़्यादा आ गई है। जब मशीनें ज़्यादा आने से लेबर और भी घटता है, लेकिन आपके दिमाग में नहीं आ रहा कि हम 300 से घटाकर 100 करना ये कितना उचित है। और आप ये हैंडलूम्स का तो आपको मालूम है, अब वो इलेक्ट्रिसिटी आने से, मशीनरी आने से, वहाँ जितने लोग पहले हैंडलूम में काम करते थे या खादी भंडार में काम कर, वो सब घट के जा रहे। तो ये जो लेबर कोड है, इस लेबर कोड ये मजदूरों के खिलाफ है,
आम जनता के खिलाफ है, इसीलिए इसको पहले 8 घंटे काम करना, ये जो था उसी को वैसा ही रखना चाहिए। और सर और एक मैं कहूँगा कि ये दूसरा चीज़ है कि यूनियन को दबाना, और आपका यूनियन, बीजेपी का यूनियन यही चाहता है, वो आपके खिलाफ स्टेटमेंट तो देता है लेकिन बाहर नहीं आता, क्योंकि उसको कोई तो लड़ने दो, मेरे को फायदा जो होता वो ठीक है। सर, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जब वो वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में लेबर मेंबर थे, उन्होंने भारत में पहली बार 8 घंटे काम का नियम बनवाया था, जो तब 14 घंटे था। तब ब्रिटिश गवर्नमेंट में वहाँ के लोगों को 8 घंटे का था, लेकिन यहाँ के लोगों को 14 घंटे का था। तब उन्होंने लेबर मेंबर के नाते, उन्होंने उस वाइसराय काउंसिल के मेंबर के नाते उन्होंने कहा कि आपको 8 घंटे और हमको 14 घंटे, ये हम मानते नहीं। उन्होंने 8 घंटे ही रखवाया और मिनिमम वेजेस एक्ट उसी वक्त शुरू हो गया। उसके बाद डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा रखी गई नींव को खत्म कौन कर रहे हैं? बार बार उनका भी नाम इलेक्शन में लेते हो, आप ही खत्म कर रहे हो। जो मजदूरों को मिलने का हक है उसको कुचल रहे हो, यूनियन को कुचल रहे हो। अरे एक तरफ गरीबों की बात करते हो और दूसरे तरफ आप उनको खत्म करने की बात करते हो। सर, मैं 11 साल पहले अच्छा दिन का वादा आपने किया था, लेकिन आज प्रदूषण की धूम में अच्छे दिन दिखाई नहीं दे रहे। प्रदूषण इतना है कि वो आपके अच्छे दिन कहाँ हैं वो दिख रहा ही नहीं। आपको दिख रहा है?